कक्षा 12वीं के हमारे ऐसे विद्यार्थी जो एमपी बोर्ड के मेन एग्ज़ाम में फेल हो गए थे और अब उन्होंने द्वितीय परीक्षा का फॉर्म डाला है। तो भूगोल विषय का जो पेपर रहेगा वो आप लोगों का पेपर रहेगा 13 तारीख को। बात करें तो हम 13 मई की हम बात कर सकते हैं। 13 मई को पेपर रहेगा भूगोल का, द्वितीय परीक्षा 2026, जिसका पेपर आपका 70 नंबर का रहता है। टोटल क्वेश्चन आते हैं उसमें 20। सेट ए का मैं आप लोगों को सॉल्यूशन करवा रहा हूँ हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन में। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को ऑल पर रखें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सॉल्यूशन 1 से लेकर आपको पूरा 20 तक मिलेगा और A to Z प्रश्नों के आंसर यहाँ पर हम लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप सभी जुड़ेंगे क्लास में और यहाँ पर देखेंगे अपने पेपर के आंसर सॉल्यूशन। बिल्कुल वही पेपर यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ जो बिल्कुल आपके पेपर में आता है, उसी पैटर्न पर। चलिए तो यहाँ पर हम देखेंगे पहले क्वेश्चन से, सही विकल्प चुनकर लिखिए। मानव भूगोल की कल्याणपरक अथवा मानवतावादी विचारधारा का संबंध मुख्यतः लोगों के किस प्रकार के विभिन्न पक्षों से था? तो यहां पर आपका जो आंसर होगा वो होगा सामाजिक कल्याण। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो हिमालय के पर्वतीय भाग। निम्न में से कौन सा एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है? जलवासी पशुचारण। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में किशोरों के संबंध में समाज के समक्ष एक चुनौती है? तो शारीरिक और मानसिक अपंगता। उसके बाद में यहां पर देखिएगा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पत्तन को भारी मात्रा में पेट्रोलियम उत्पादों एवं उर्वरकों को ग्रहण करने के लिए बनाया गया है? तो कांडला पत्तन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का स्रोत है? तो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सेम टू आंसर लगा लेंगे, सेम टू सेम यही आपके आंसर होंगे जो हिंदी मीडियम में बताए हैं। उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे आप अगला, रिक्त स्थान। रिक्त स्थान देख लीजिए, रिक्त स्थान भी हमें सही भरना है। यहाँ पर देखिएगा, उपागम का संबंध प्रो अमतर्य से है, कल्याण। इसमें आएगा कल्याण लिखा है, कल्याण। ग्रामीण विपणन केंद्र का पोषण करता है निकटवर्ती बस्तियों का पोषण करते हैं। अनुसूचित भाषाओं में हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत सर्वाधिक है और ऋतुओं में बिना सिंचाई के खेती करना कठिन होता है, ग्रीष्म ऋतुओं में। अगला, जूट का प्रयोग मोटे वस्त्र बनाने में किया जाता है। तो जूट का जो प्रयोग होता है वो मोटे वस्त्र बनाने में किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, जिसे हम बोलते हैं NHAI, का प्रचलन में हुआ 1995 में हुआ। उसके बाद आप देखेंगे अगला क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन क्रमांक है 3, जिसमें सत्यापत्य लिखना है। जर्मन भूगोलवेत्ता राज्य देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में करते हैं। तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। जनांगीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता व उच्च मदर्यता होती है। तो इसमें भी आपका आंसर सत्य हो जाएगा। राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 7 वाराणसी को कोलकाता से जोड़ता है। तो ये भी आपका आंसर सत्य होगा। भारत की पहली संपूर्ण जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। तो ये आंसर आपका सत्य है। उसके बाद भारत उत्तम किस्म की अरेबिका कॉफी का उत्पादन करता है। तो ये आंसर सत्य हो जाएगा। और पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया। तो ये भी आपका सत्य होगा। ट्रू फॉल्स हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लेंगे अपने, ट्रू फॉल्स आपके भी हैं ये, ठीक है, आप लगा सकते हैं इनके आंसर हिंदी मीडियम के हिसाब से। पहला वाला आपका ट्रू हो जाएगा, दूसरा भी ट्रू होगा, तीसरा आपका फॉल्स हो जाएगा, उसके बाद चौथा ट्रू हो जाएगा, पांचवा भी ट्रू हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं जोड़ी।
जोड़ी यहाँ पर हम देखते हैं तो कृषि आधारित उद्योग रबड़, रसायन आधारित उद्योग कृषि कृत्रिम रेशे, डब्बा वाला मुंबई, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, और भारत का न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा केरल। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सेम जोड़ी मिलाएंगे। उसके बाद में एक शब्द एक वाक्य में उत्तर भी देना है यहाँ पर। चलो बता देते हैं। उत्प्रवास क्या है? देखिए, प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उसे उत्प्रवास कहते हैं। मानव विकास के सबसे पुराने उपागम का नाम लिखिए। आई उपागम, आई उपागम हो जाएगा। फ्रांसवासियों द्वारा पश्चिमी अफ्रीका में लगाए गए पौधों का नाम लिखिए, बताइए। तो यहाँ पर आप सभी इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। देखता हूँ सबसे पहले इसका जवाब कौन देता है। फ्रांसवासियों द्वारा पश्चिमी अफ्रीका में लगाए जाने वाले पौधे का नाम क्या है? कमेंट बिना देखे आपको आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ताकि पता चल सके कि आपकी तैयारी किस प्रकार की है, कैसी आपकी तैयारी चल रही है। राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण ढांचे को स्थानीय किस नाम से जाना जाता है? ढांचे को स्थानीय किस नाम से जाना जाता है? तो कुंड एवं टैंक, कुंड एवं टैंक के नाम से जाना जाता है। और भारतीय राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष लागू की गई? बताइए। तो 2002 में लागू की गई है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने यहाँ पर क्वेश्चन देख लेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगला। यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे अब हम 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के और 4-4 नंबर के। पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है? मानव भूगोल की प्रकृति लिखिए। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि क्या है? तो यहाँ पर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि जो हमारे आंसर रहेंगे उनके साथ भी क्वेश्चन में बताने वाला हूँ, तो वैसे डबल समय लगेगा और कोई मतलब नहीं होगा, समय बर्बाद होगा वैसे ही। तो इन क्वेश्चनों का आप स्क्रीनशॉट ले लें। भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रावस्था खा की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर पूरा देखने वाले हैं हम, A to Z आंसर हम देखेंगे यहाँ पर। भारत में लेगुन और पश्च जल के कोई 2 उपयोग लिखिए। जल संभर प्रबंधन क्या है? देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन देख लीजिए आप अच्छे से, देख लिए। चलिए आगे देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19वां। ठीक है, मिश्रित कृषि का क्षेत्र, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्षेत्र, याकोहामा, ब्यूनस आयर्स, सेंट पीटर्सबर्ग, ये देख सकते हैं सभी। ठीक है, उसके बाद में ये रहेगा 20वां क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ये देख सकते हैं, ये भारत के मानचित्र में या विश्व के मानचित्र में हमें दर्शाना है। भारत के मानचित्र एवं विश्व के मानचित्र में ये दर्शाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा। चेन्नई किस राज्य में स्थित है ना? तो ये भी आपको बताना है। जामनगर तेल शोधन कारखाना किस राज्य में है? राज्य बताने। अंकलेश्वर तल क्षेत्र किस राज्य में है? रत्नागिरी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? मैकल पहाड़ी किस खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती है? यहाँ पर। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन पेपर आपका हो जाता है। चलिए अब देख लेते हैं हम इनके आंसर। उससे पहले एक बार क्लास को शेयर करें, जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि आंसर मैं अभी लेकर आने वाला हूँ इसी वीडियो में। अब आगे हम आंसर की ओर चलने वाले हैं। एक बार क्लास को शेयर कर दें, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एक बार क्लास को शेयर कर दें जल्दी से। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो इससे पता चलता है कितने बच्चे उपस्थित हुए वीडियो को देखने में। तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन, हमारा छठा वाला का आंसर। तो यहाँ पर आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का आंसर है। यहाँ पर अभी मैं अतो वाला नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन है आपका पर्यावरणीय निश्चयवाद, तो इसको बता रहा हूँ, अभी ये वाला नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, ये वाला नीचे से मैं बताना स्टार्ट करूँगा। हालांकि अतो वाला भी बताने वाला हूँ, लेकिन कुछ प्रश्नों के नहीं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर बताइएगा। इन प्रश्नों के उत्तर आपको स्क्रीनशॉट दूंगा मैं। कहाँ पर? टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर। देखिए, पर्यावरण निश्चयवाद। पर्यावरणीय निश्चयवाद एक सिद्धांत है जिसके अनुसार मानव जीवन, उसकी गतिविधि, संस्कृति और समाज का मुख्य रूप से उसके भौतिक पर्यावरण द्वारा निर्धारित होता है। इस सिद्धांत के समर्थकों का मानना है कि पर्यावरण मानव संस्कृति और व्यक्तिगत निर्णयों के स्वरूप को निर्धारित करता है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि
इसका आंसर ये नहीं दे रहा हूँ ऋणात्मक वृद्धि, केवल प्राकृतिक वृद्धि वाला दे रहा हूँ। तो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि का अर्थ है किसी क्षेत्र में एक निश्चित समय अवधि के दौरान जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर। यदि जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है तो प्राकृतिक वृद्धि धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है आधारभूत आवश्यकता उपागम। तो ये सशक्तिकरण वाला आंसर यहीं मैं बताऊंगा, अथवा में सशक्तिकरण वाला था। तो देखिए आधारभूत सशक्तिकरण का अर्थ व्यक्तियों विशेषकर वंचित समूहों में निर्णय लेने की क्षमता और शक्ति को बढ़ाना, ये उन्हें अपने जीवन को नियंत्रित करने और समाज में समान भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद करता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें ये वाला छोड़ दिया हमने, ठीक है, और बता दिया कौन सा वाला, सशक्तिकरण वाला। ये वाला आंसर आपको यहाँ करवा दिया है। स्थानांतरण कृषि या सहकारी, तो यहाँ पर ये वाला छोड़ दिया है, सहकारी वाला देखेंगे। तो सहकारी कृषि एक ऐसी प्रणाली है जिसमें किसान अपने संसाधनों को स्वेच्छा से एक सहकारी समिति के तहत साझा करते हैं। इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर खेती के लाभों को प्राप्त करना और लागत को कम करना है। क्वेश्चन नंबर 10 प्रौद्योगिक नवाचार या छोटे पैमाने के उद्योग की विशेषताएं। तो ये वाला हटा रहे हैं, यहाँ पर ये वाला बता रहे हैं। तो देखिए ये उद्योग मुख्य रूप से स्थानीय संसाधनों और श्रम का उपयोग करते हैं। इनमें पूंजी निवेश कम होती है और ये अक्सर स्थानीय बाजार की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रावस्था, तो यहाँ पर हम व्यावसायिक संगठन वाला देखेंगे। ये वाला हटा रहे हैं, यहाँ पर ये वाला बता रहे हैं आपको, अथवा वाला। भारत की जनसंख्या के व्यावसायिक संगठन का अर्थ विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में कार्यरत कुल कामकाजी आबादी का अनुपात या वितरण है। 12वां क्वेश्चन भारत में पल्ली बस्तियाँ या मध्यकालीन नगरों की विशेषताएं। तो यहाँ पर पल्ली बस्ती, ये वाला क्वेश्चन हम देखेंगे। तो ये बस्तियाँ भौतिक रूप से अलग अलग इकाइयों में बटी होती है, लेकिन उनका एक सामान्य नाम होता है। ये अक्सर उपजाऊ जलोढ़ में मैदानों में पाई जाती है और सामाजिक जातीय कारकों से प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 13 लेगुन और पश्च जल के उपयोग, जल संभर प्रबंधन। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैं अथवा वाले भी बता दूंगा, नीचे अथवा लिखा रहेगा। तो यहाँ पर लेगुन और पश्च जल के उपयोग, बाद में लेगुन और पश्च जल के 2 उपयोग लिख रहे हैं यहाँ पर। ये रहा मछली पालन, पहला पॉइंट मछली पालन। इन खारे पानी के जलाशयों का उपयोग मछली पालन के लिए किया जाता है। सिंचाई, चावल की कुछ निश्चित किस्मों और नारियल जैसी फसलों की सिंचाई में इनका उपयोग होता है। परिवहन, केरल के बैकवाटर स्थानीय नाव परिवहन के लिए उपयुक्त है। इसका तो वाला भी 13वें का तो वाला भी देखेंगे। जल संभर प्रबंधन, देखिए इसका आंसर जल संभर प्रबंधन का अर्थ है सतही जल और भूजल संसाधनों का कुशल प्रबंधन और संरक्षण। इसमें बहते जल को रोकना, जल संचयन और जल वृत्तों को फिर से भरना शामिल है। इसका उद्देश्य पानी के भंडारण और पुनर्भरण के माध्यम से जल संसाधनों की उपलब्धता को बढ़ाना है। 14 बाजार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि, डेयरी कृषि। तो देखिए यहाँ पर बाजार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि की विशेषताएं। बाजार के लिए सब्जी खेती और उद्यान कृषि की 3 विशेषताएं बता रहे हैं यहाँ पर। छोटा खेत, खेत कैसे होते हैं छोटे। कृषि कार्य छोटे खेतों पर गहन रूप से किया जाता है। श्रम प्रदान, इसमें अधिक श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। शहरी बाजार, उत्पाद मुख्य रूप से शहरों में बेचे जाते हैं, शहरी बाजारों में। इसका तो वाला भी देख लो। डेयरी कृषि की विशेषता, तो ये इसकी विशेषता 3 बता देते हैं आपको। पूंजी प्रदान, इसमें पशुओं के शेड, भंडारण सुविधाओं और मशीनों पर भारी पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। श्रम प्रदान, पशुओं को चराने, दूध निकालने आदि के लिए गहन श्रम की आवश्यकता होती है। शहरी बाजार, डेयरी उत्पाद मुख्य रूप से पास के शहरी और औद्योगिक केंद्रों में बेचे जाते हैं। 15वां क्वेश्चन उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग की विशेषताएं, तो यहाँ पर है व्यस्तता मार्ग। ये विश्व का सबसे व्यस्ततम व्यापारिक समुद्री मार्ग है। 2 औद्योगिक क्षेत्र, उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तर पश्चिमी यूरोप के अत्यधिक औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है। बंदरगाहों की संख्या, ये मार्ग पर विश्व में सबसे उन्नत और बड़े बंदरगाह स्थित है। उसके बाद अथवा वाला भी देख लो इसका। भूमध्य सागर और हिंद महासागर समुद्री मार्ग की विशेषताएं, तो इसकी विशेषताएं ये सुएज नहर, ये मार्ग सुएज नहर से होकर गुजरता है जिसमें दूरी काफ़ी कम हो जाती है, कम दूरी। ये यूरोप को हिंद महासागर के देशों से सीधे जोड़ता है, जिससे केप ऑफ गुड होप मार्ग की तुलना में समय और दूरी की बचत होती है। व्यापारिक महत्व, ये मार्ग भूमध्य सागरीय देशों, पूर्व मध्य और एशिया के बीच महत्वपूर्ण मार्ग की सुविधा प्रदान करता है। उसके बाद में ये रहा 16वां
भारत में नगरीय जनसंख्या का वितरण, बाद में जनसंख्या वृद्धि की प्रवस्था गा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं भारत में नगरीय जनसंख्या का वितरण। भारत में नगरीय जनसंख्या का वितरण, तो असमान वितरण, भारत में नगरीय जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है और उच्च सांद्रता अधिकांश नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में केंद्रित है। कम सांद्रता, तो हिमालयी राज्यों और पूर्वोत्तर भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत काफ़ी कम है। अथवा वाला, बाद में जनसंख्या वृद्धि की प्रवस्था गा। बाद में जनसंख्या वृद्धि की प्रस्ताव। समय अवधि, ये अवधि लगभग 1951 से 1881 तक थी। तेज वृद्धि से अवधि में जनसंख्या वृद्धि की दर बहुत अधिक थी, जिसे जनसंख्या विस्फोट की अवधि भी कहा जाता है। कारण, मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आई, जबकि जन्म दर उच्च बनी रही, जिससे उच्च प्राकृतिक वृद्धि दर हुई। उसके बाद जैव ऊर्जा की उपयोगिता, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जैव ऊर्जा की उपयोगिता। जैव ऊर्जा की उपयोगिता के बारे में देख लीजिए यहाँ पर। नवीकरणीय स्रोत, ये ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है जो पर्यावरण के अनुकूल है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर स्थानीय उपलब्धता, ये स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होते हैं, जिससे परिवहन लागत कम होती है। अपशिष्ट प्रबंधन, ये कृषि और अन्य अपशिष्टों के प्रबंधन में मदद करती है, उन्हें उपयोगी ऊर्जा में बदल देती है। अथवा वाला देख लेते हैं, पर्वतीय क्षेत्र का विकास कार्यक्रम। तो देखिए ये रहा उद्देश्य, इस कार्यक्रम का उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जीवन स्तर में सुधार करना और इन क्षेत्रों का सतत विकास सुनिश्चित करना है। फोकस, इसमें कृषि, बागवानी, पशुपालन, पर्यटन और बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण, ये कार्यक्रम पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने और पर्यावरण संरक्षण को भी महत्व देता है। 18वां, भारत की प्रमुख खनिज पट्टियाँ, भारत में गेहूं उत्पादन की दशाएं और वितरण। तो पट्टियाँ देख लीजिए, खनिज पट्टियाँ। उत्तरी पूर्वी पठार पेटी, ये पेटी छोटा नागपुर पठार और उड़ीसा पठार को कवर करती है, जो कोयला, लोहा, मैग्नीज और अभ्रक जैसी खनिजों में समृद्ध है। मध्य पेटी, ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में फैली हुई है, जिसमें मैग्नीज, बॉक्साइट, कोयला और चूना पत्थर पाया जाता है। दक्षिण पेटी, ये कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में, जहाँ लो अयस्क बॉक्साइट के कुछ हद तक कोयला मिलता है। पश्चिमी पेटी, ये गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सों को कवर करती है, जिसमें पेट्रोलियम, नमक और कुछ गैर धात्विक खनिज है। अथवा वाला देख लीजिए इसका, भारत में गेहूं उत्पादन की दशाएं और वितरण। तो देखिए सबसे पहले दशाएं देखिए। गेहूं एक रबी की फसल है, जिसे ठंडी जलवायु और मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है। दोमट मिट्टी इसके लिए आदर्श है। वितरण, भारत में गेहूं का उत्पादन मुख्य रूप से उत्तरी मैदानों में केंद्रित है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। उत्पादन, पंजाब और हरियाणा में प्रति हेक्टेयर उपज बहुत अधिक है, जबकि उत्तर प्रदेश कुल उत्पादन में अग्रणी है। तो ये पूरा पेपर हो जाता है कंप्लीट। 2 क्वेश्चन तो नक्शे वाले थे, 19वां और 20वां। तो नक्शा उसमें करना था 19 और 20 में, तो नक्शा तो आप बना ही लेंगे। और अगर आपसे नक्शा नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि नक्शा भी हमसे नहीं बनता है, तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो जल्दी से एक बार इस क्लास को आप शेयर कर दें। PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर हमसे कनेक्ट हो जाएं। वहाँ पर आपको बाकी जो प्रश्न हैं वो भी हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं, और सब कुछ स्टडी संबंधित मटेरियल सब कुछ हम आपको वहाँ प्रोवाइड करवाते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप, अगर टेलीग्राम से आप नहीं जुड़ पाते हैं तो आप हमें फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। वहाँ पर हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप हमसे ऐड हो सकते हैं। वहाँ पर बातचीत डायरेक्ट आप हमसे कर सकते हैं वहाँ पर। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।